हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीप, लेके आए हैं क्लास 10th के लिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक्सट्रैक्ट एक छोटा सा हिस्सा नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने अपने 27 साल जो जेल में काटे थे उस समय लिखी थी और 1994 के अंदर ये पब्लिश हो गई। इसके अंदर वो ज़िंदगी के सारे अनुभव जब वो छोटे थे तब से लेके और जब तक वो प्रेसिडेंट बने उस समय तक लिखी गई है। उनके 6 बच्चे थे और उनके बारे में उन्हें अच्छे ढंग से लिखा। ये जो ऑटोबायोग्राफी है लगभग 600 पेज उससे ज़्यादा की है। उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है ये इस किताब में शामिल किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर हम अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, हर उस पार्ट को डिस्कस करेंगे, हर पैराग्राफ को अच्छे ढंग से देखेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी के अनुभव क्या है, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे क्या हैं, उन तजुर्बों को भी हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले ऑथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न ऑन July 18th, 1918 in Franskai, South Africa and died on December 5, 2013। जो नेल्सन मंडेला थे वो जुलाई 1918 में फ्रांसकाई साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। He was the former president of South Africa from 1994 to 1999। वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे 1994 से लेके 1999 तक। Before his presidency, Mandela was anti-apartheid activist. In result, spent 27 years in prison। प्रेसिडेंट रहने से पहले वह साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चली थी जिस एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी। ये अपार्थाइड क्या चीज़ है? अपार्थाइड का मतलब हो गया नस्ली भेदभाव, रंग के बेस पे किसी के साथ भेदभाव करना। वहाँ पर गोरे और कालों का आपस में काफ़ी झगड़ा रहा, काफ़ी देर रहा। क्या बोलते हैं उसको, घर में ही अपने अंदर ही लड़ाई रही। साउथ अफ्रीका के अंदर लोग आपस में ही लड़ते रहे। जो काले लोग थे, नीग्रो लोग जो थे, उनके साथ उन्होंने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए थे गोरे लोगों ने। तो उससे क्या हो गया कि उनका आपस में एक झगड़ा पैदा हो गया। उस सिलसिले में नेल्सन मंडेला को अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में काटने पड़े। यहाँ तक कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही समझिए 27 साल ज़िंदगी के बड़े होते हैं जो उन्हें जेल में काटे हैं। और जो हम ये एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी उसी में से लिया गया है। उनकी जो बायोग्राफी है, जो उनकी 600 से ऊपर पेजेस हैं, उसमें से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने एड्स पे लेके भी बहुत काम किया था, उसके लिए भी उनको अवार्ड मिला है। साउथ अफ्रीकन्स कॉल्ड हिम मैडीबा। साउथ अफ्रीका वाले उसको मैडीबा भी बोलते हैं। मंडेला वॉन हंड्रेड्स ऑफ अवार्ड एंड नोबेल प्राइज इन 1993। मंडेला ने जो है 100 के हिसाब से इनाम मिले उनको और उन्होंने 1993 के अंदर जो है नोबेल प्राइज भी जीता था। काफ़ी कश्मकश भरी ज़िंदगी है उनकी और उनकी ज़िंदगी से हमें हिम्मत मिलती है कि किस तरह से आदमी को एक छोटी उम्मीद की किरण जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा
लेसन की तरफ भी चलेंगे। टेंथ मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह काफ़ी खूबसूरत थी और चमकीली भी थी। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह ही होना, जो सुबह सुबह ही धूप निकलती है या रोशनी होती है उसको डॉन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए आपके डॉन लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ है शुरू होने के लिए। सुबह शुरू हुई, काफ़ी क्लियर थी, वो काफ़ी साफ थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged, खुशी खुशी से लोग मेरे चारों तरफ घेर के खड़े थे। बड़ी बड़ी डिग्निटरीज लफ्ज़ क्या यूज़ किया है, डिग्निटरीज, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे चारों तरफ थी दुनिया की। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो किस लिए आ रहे थे, रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि हमारी क्या हो रही थी, इनॉग्रेशन हो रही थी। इनॉग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह बोलते हैं, शुरुआत हो रही थी। किसी भी काम को शुरू करना होता है जब, तो उसका जो उद्घाटन बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो होना था इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर of international leaders on South African's soil. इनॉग्रेशन जो थी, उद्घाटन जो था, इफ्तिताह बोलते हैं उर्दू के अंदर, वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होने वाले थे। इंटरनेशनल लीडर्स, वहाँ पे उसमें इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे थे। इंटरनेशनल, बैन अल-अक़वामी बोलते हैं उर्दू के अंदर, पूरी दुनिया के लीडर आने वाले थे साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर। ये बात कर रहे हैं 10 मई की बात कर रहे हैं। The ceremonies took place in the lowly sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब जो सेरेमनीज थी वो कहाँ होने लगी, वो सारा जिसको हम तकरीब बोलते हैं, कार्यक्रम जो था, वो कार्यक्रम कहाँ होने जा रहा था, वो होने जा रहा था सैंडस्टोन, यानी रेत से बने हुए पत्थर होते हैं उनको सैंडस्टोन बोलते हैं, उनसे बनाया हुआ एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर का मतलब होता है ऐसा थिएटर जो गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। और वो यूनियन बिल्डिंग्स के बीच में बना था, कहाँ पे, प्रिटोरिया के अंदर। कहाँ पे बना हुआ था, प्रिटोरिया के अंदर जो है वहाँ पे बना हुआ था। For decades, this had been the seat of white supremacy. कितने ही दहाइयों से, decades, ठीक है ना, कितने ही, एक डेकेड होता है जी 10 साल का, यानी अब कितने ही दहाइयों से, कितने ही वर्षों से, कितने ही सालों से यहाँ पर कौन रहते थे, वाइट लोग। वाइट लोगों का दबदबा था, उनकी सुप्रीमेसी थी। क्या था उनका, सुप्रीमेसी थी, उनकी चलती थी, उनकी हुकूमत थी, और वही लोग वहाँ पर बैठते थे। And now it was the sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और वहाँ पर इस समय क्या था कि एक किस्म की रेनबो बन गई थी और उसका एक साइड था, ठीक है। अब रेनबो किसके लिए कह रहे हैं वो, कि वहाँ पर अब सिर्फ वाइट लोग इकट्ठे नहीं थे। देखिए रेनबो किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पर। रेनबो जो है
वो अलग अलग मज़हब के, अलग अलग रंगों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अलग अलग मुल्कों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की पहली जो हुकूमत बनने जा रही थी, वो भी कौन सी हुकूमत, जिसमें नस्ली भेदभाव नहीं था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। कैसी गवर्नमेंट थी वो? नॉन रेशियल, यानी पहली एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें नस्ल का या रंग का कोई ठिकाना या जगह नहीं थी। उसमें हर कौम के लोग शामिल थे। उस दिन की बात कर रहे हैं। ऑन दैट लवली autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ैनानी। उस दिन क्या हुआ? जिस दिन वो दिन था, उस दिन मेरे साथ, अब देखिए लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है कि मौसम कौन था वो? ऑटम डे था, यानी वो पतझड़ का मौसम था। और मेरे साथ कौन था? अकम्पनीड, मतलब मेरे साथ कौन कौन था? मेरी बेटी ज़ैनानी नाम है उनका, वो थी। ऑन द पोडियम, पोडियम के ऊपर क्या हुआ? पोडियम होता है आपके पास स्टेज, स्टेज के ऊपर कौन था? मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। वहाँ पे 3 प्रेसिडेंट होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता, नहीं, ऐसे वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क को, जो डी क्लर्क थे, उनको पहली बार पहला सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन थैबो मैबिकी को स्वर्ण एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको पहला डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी 3 प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर, लेकिन पहले 2 को स्वर्ण नहीं किया गया। पहले जो प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने वो थे मिस्टर डी क्लर्क, और दूसरे जो आपके पास, यानी जिनको हम फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बोलेंगे, वो थे मिस्टर थैबो मैबिकी। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being। जब मेरी बारी आई तो मैंने ये वादा किया, प्लेज किया, क्या किया? मैंने ये वादा किया कि मैं मानूंगा और बरकरार रखूंगा, अपने आइन की हिफाजत करूंगा और अपना सब कुछ डिवोट कर देना, मतलब खुद को वक्फ करना या अपना सब कुछ दे देना, अपने आप को दे देना, अपने आप को निछावर कर देना। किसके लिए? वेलबींग, अच्छाई के लिए। जब भी आपने कभी प्लेज देखी होगी जो लीडर्स लेते हैं, तो उसमें ये लफ्ज़ अमन यूज़ होते हैं, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ आपके पास है उसको तो उनको मानना ही है, और जो कानून है उसके हिसाब से कंट्री को चलाना होता है, और अपने आप को अपने कंट्री के लिए दे देना होता है। किसके लिए? वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी मैं साउथ अफ्रीका के लिए और उसके लोगों के लिए अपने आप को जितना हो सके उतना इस्तेमाल करूँगा। टू दी असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर जो मेहमान इकट्ठे हुए थे, असेंबल का मतलब इकट्ठे हुए थे लोग, और जो दुनिया देख रही थी, उन सब के लिए मैंने क्या कहा? ये उनकी स्पीच के कुछ हिस्से हैं जो वहाँ पर आपके पास हैं। Today all of us do by our presence here, आज हम सारे अपनी यहाँ पर मौजूदगी का
मौजूदगी देते हैं, यानी हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने, अपनी हाज़िरी देते हैं। कन्फर ग्लोरी, हम एहतराम देते हैं, हम इज़्ज़त देते हैं, कन्फर करते हैं, इज़्ज़त देते हैं आन बान को, शान को, ग्लोरी को। ग्लोरी होती है आन बान, शान जिसको बोलते हैं, उसको हम मानते हैं। एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, और जो हमारी नई पैदा हुई, अभी से नई, देखिए लफ्ज़ क्या यूज़ किया उन्होंने, जो हमें आज़ादी मिली है, हम नई तरीके से आज़ाद हुए हैं, लिबरल हो गए हम, अब लिबर्टी मिल गई अब हमको, ठीक है जी। तो आज हम उसको अपना सब कुछ देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, जो कि इतना हमें ये लिबर्टी हमें कहाँ से मिली है, ये जो अफ्रीका, ये नया कहाँ से पैदा हुआ है, उन सारे तजर्बों की, उन सारे एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं वो सारे अनुभव की बात कर रहे हैं, जो गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है जो कभी ना हो वैसी बात हो जाना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ह्यूमन डिज़ास्टर, इंसानों की तबाही हुई है, वहाँ पे कितने ही लोग मारे गए थे, उसके बाद हमें मिला है। यानी कहने का सीधे लफ्ज़ों में ये मतलब हो गया कि ये जो हमें लिबर्टी मिली है, ये हमें कितने ही लोगों की जान देने के बाद हासिल हुई है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतनी देर तक चली। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऐसी सोसाइटी अब पैदा होगी कि जिसके सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उस पर उनको गर्व होगा। क्या होगा उस पर? उनको गर्व होगा, प्राउड होगा। वी हु वर आउटलास, हम जो बागी थे, आउटलास होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय बगावत की होगी, आंदोलन किया होगा, गोरे लोगों के खिलाफ लड़े होंगे, तो उनके खिलाफ पता नहीं कौन कौन से कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया होगा। वैसे भी जिसकी हुकूमत होती है उनके पास ये सारे हथकंडे अपनाने का मौका होता है। So long ago, have today's been, आज given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own side, आज हमें ये बड़ी मुश्किल से ये एक हक अख्तियार हुआ है, एक मौका मिला है। प्रिविलेज है हमारा, खास अख्तियार है हमारा आज, खास, कि हम क्या करें, इतने सारे लोगों की मेहमान नवाजी करें। कितने ही लोग हमारे बाहर से हैं और हम होस्ट बने, वो हमारे गेस्ट हैं और हमारी धरती के ऊपर। उस समय ऐसा होता था, हमारे इंडिया में भी तो होता था, जो भी आवाज़ उठाता था हुकूमत के अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसको जेल में डाल देते थे। गोरे लोगों ने यही काम किया है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignity. हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक करते हैं उन सब लोगों का, डिस्टिंग्विश्ड, जाने पहचाने, इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी या पूरी दुनिया से आए हुए, अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, यानी जो भारी दुनिया के सारे मेहमान आए हुए हैं, जानी पहचानी हस्तियाँ हैं, उन सब मेहमानों का हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने आकर यहाँ पर थोड़ी देर बैठे और हमारे मुल्क के लोगों के साथ रहकर उस विक्ट्री को एंजॉय किया जो हम सब की विक्ट्री थी। देखो लफ्ज़ क्या यूज़ किया उन्होंने, व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ये किसकी जीत है? जस्टिस की जीत है, पीस की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। अब यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, कहते हैं कि ये जीत किसकी है? जस्टिस की है, पीस की है और ह्यूमन डिग्निटी की है।
इंसाफ की जीत हुई है, अमन की जीत हुई है, और इंसान की कदर, जो एक इंसान की कदर करनी चाहिए, इंसान की इज्जत करनी चाहिए, उस चीज़ की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation. हमने आखिरकार हासिल कर ली, हमने आखिरकार क्या कर लिया, हासिल कर लिया, अचीव कर लिया सियासी इमेंसिपेशन। क्या लिखा हुआ यूज हुआ इसमें, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन लफ्ज़ जो इस चीज़ के लिए, हमने हासिल कर लिया है सियासी आज़ादी। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, छूट जाना, बंधनों से छूट जाना। लेकिन यहाँ पर जो कि लफ्ज़ ने यूज़ किया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, सियासी आज़ादी हमें आखिरकार मिल गई। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट। अब हम ये वादा करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि हम आज़ाद करेंगे अपने लोगों को, ऑल ओवर पीपल, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम किससे उनको अलग करेंगे, जो लगातार चल रहा है हमारे पास, बॉन्डेज। किस चीज़ का बॉन्डेज चल रहा है जी हमारे पास, गुलामी। किस चीज़ की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, गरीबी की, डिप्राइवेशन की, डिप्राइव्ड, महरूमी की। हमें हमारा हक नहीं मिलता। उन सब चीज़ों को हम दूर करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, इनको हमने अच्छे ढंग से नोट भी कर लेना है। जैसे हमने अभी पढ़ा इमेंसिपेशन, जिसको हम बोलते हैं आज़ादी, स्वतंत्रता। ये लफ्ज़ यहाँ पे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यूज़ हुआ है। अमूमन ये लफ्ज़ जो है स्पिरिट के लिए यूज़ होता है, रूह के लिए यूज़ होता है, लेकिन ठीक है, स्पिरिचुअल लफ्ज़ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर आपके पास है बॉन्डेज, जिसको हम बोलते हैं गुलामी। उसके बाद डिप्राइवेशन, जिसको हम बोलते हैं महरूमी, यानी जिसको कोई चीज़ ना मिले, हर एक चीज़, किसी चीज़ के लिए कोई तरस जाए, उसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। सफरिंग्स, दुख दर्द, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास अलग अलग टाइप की, वो जेंडर यानी मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस, वो भी तो आम चलता है हमारे इंडिया के अंदर। तो अभी भी कुछ स्टेट्स के अंदर या कई जगहों पर ऐसा है, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फीमेल के बदले में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा भेदभाव, बड़े सारे भेदभाव होते हैं समाज के अंदर, ऊंच नीच का, जात पात का, रंग भेद का, जो चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, ना जाने कितने। ये कहते हैं कि हमको इन सब चीज़ों से बाहर आना है। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहता है कभी नहीं दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये खूबसूरत ज़मीन, इसके अंदर ऐसा अनुभव होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर जुल्म करेगा, ओप्रेस करेगा, उसको दबाएगा, दबदबा करेगा, ऑपरेशन। The sun shall never set on so glorious human achievement। जो इंसानी अचीवमेंट आज हमें मिली है, जो मानवता को एक बहुत बड़ी आज कामयाबी मिली है, जो शानदार कामयाबी मिली है, इसका सूरज कभी भी गुरूब नहीं होगा, यानी अब ये ख़त्म नहीं होगी। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलिए, जो फ्रीडम है वो हुकूमत करे, वो रीन करे, वो कब्ज़ा करे, वो हर जगह हो जाए, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ये उनकी स्पीच के कुछ हिस्से जो वहाँ पे उन्होंने कोट किए, कुछ एक्सट्रैक्ट के अंदर है। A few moments later, we are lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters हैं। कुछ देर के बाद हमने जब अपनी आँखें आसमान की तरफ उठाई तो देखा तो वहाँ पर हैरानी से, आ का मतलब हैरानी भी होता है और साथ में इज्जत आना भी होता है।
वहाँ पर एक शानदार स्पेक्टेकुलर था, एक स्पेक्टेकुलर लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, एक शानदार नज़ारा था वहाँ पर। क्या थे वहाँ पर? एक शानदार नज़ारा था और एक एरे में चल रहे थे, एक तरतीब में चल रहे थे वो जहाज़। कैसे चल रहे थे वो जहाज़ जो थे? वो एक तरतीब में चल रहे थे, एक एरे बना के चल रहे थे। उसमें कुछ अफ्रीका के जेट थे, कुछ हेलीकॉप्टर थे और कुछ ट्रूप कैरियर्स भी थे, फौज को लाने और ले जाने वाले जहाज़। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो वहाँ पे गरजे शोर, मतलब जब जहाज़ हवा में उड़ेगा तो वो तो शोर ही करता ना। एक परफेक्ट फॉर्मेशन, एक एग्जैक्ट तरीके से एक फॉर्मेशन बना के चल रहे थे, वो सही तरीके से चल रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। थोड़ा सा पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ दें साथ में। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले। आपने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि देखिए ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसका एक ढंग से मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग निकालिएगा, समझ आ जाता है। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। ये कोई फिक्स ये नहीं था कि भाई ऐसा ही कोई एक उन्होंने अपना एक प्रोग्राम करना है तो बस होगा कि एक मिलिट्री परेड करनी तो बस पिन पॉइंट लफ्ज़ यूज़ हुआ इसके लिए, यानी बिल्कुल सही। प्रिसीजन भी वही लफ्ज़ होता है, असली। प्रिसीजन का मतलब होता है असली, सही। कोई वो नहीं था कि मिलिट्री वालों ने एक अपना वो करना है कि नहीं यार वो जो मिलिट्री करती है बस अपना रहती है, नहीं ऐसा नहीं था। बट एक डेमोन्स्ट्रेशन, बट लेकिन एक वो मुजाहिरा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मिलिट्री जो है, जो फौज जो है वो डेमोक्रेसी जमहूरियत के तय कितनी वफादार है, लॉयल है, कितनी लॉयल है, यानी हुकूमत को मानने वाले हैं, वो डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं। और जो नई गवर्नमेंट बनी है जो बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल आज़ाद तरीके से चुनी गई है, फेयरली, यानी उसमें कोई भेदभाव गड़बड़ नहीं हुई है कोई, यानी ज़बरदस्ती के इलेक्शन नहीं हुए हैं। उन्होंने उस टाइम सीटें जीती थी और उस टाइम जो वो प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले वो जेल में थे और वो वहाँ पर सिर्फ तो एक ओथ लेने के लिए, फिर उसके बाद उनको बाहर निकाला गया था, छोड़ा गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. वो जो बड़े बड़े जनरल्स थे आर्मी के या पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, उनकी छातियों के ऊपर बेडेक्ट लफ्ज़ यूज़ किया हुआ, सजना धजना सजाना रिबनों से। आपने देखे होंगे जो ऑफिसर्स होते हैं खासकर डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर या डिफेंस फोर्सेस की, उनकी छातियों के ऊपर मेडल्स लगे होते हैं और रिबन्स भी लगे होते हैं। वो सजी हुई थी, उनको मेडल्स लगे हुए थे। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और प्लेज किया, वादा किया कि वो अपने मुल्क के तय, गवर्नमेंट के तय बिल्कुल लॉयल रहेंगे। तो चलिए लेसन के दूसरे भाग में चलते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, मुझे ये भूला नहीं था, मुझे ये सब याद था कि अगर कुछ साल पहले की बात होती, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे मुझे सल्यूट नहीं करते बट अरेस्ट कर लेते मुझे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे वो क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते वो आर्मी के जनरल्स और जो भी डिफेंस फोर्सेस के बंदे थे। फाइनली ए शिवरॉन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally a शिवरन, फिर क्या हो गया, एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ हमारे के पास, ये शिवरन पढ़ते हैं इसको, शिवरॉन मतलब वी शेप जब शक्ल बनती है ना, वी टाइप शक्ल जो बनती है, उस वी को हम उल्टा आगे ले की तरफ चलेंगे तो उसकी जो आगे नोक बन जाएगी, वैसा
क्योंकि जब भी कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उसमें जो जहाज़ चलते हैं उसी टाइप में चलते हैं, तो वो चला। एम्पाला जेट्स थे उसके अंदर और उन्होंने धुआं छोड़ा, और धुएं में साउथ अफ्रीका का जो झंडा है उसके अंदर ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन रंग जो है वो सामने सामने आ गए। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि उनके लिए जो वो डे था वो एक सिंबल बन चुका था, वो एक निशान छोड़ के जा रहा था उनकी ज़िंदगी में, एक एहसास दिला रहा था उनको, निशान छोड़ा था उनकी ज़िंदगी में, एक सिंबल बन गया था। और वहाँ के जो 2 नेशनल एंथम थे, ये भी तो कोई अलग अलग बात है कि वहाँ पे 2 नेशनल एंथम है। वो हैं क्या क्या हैं, यहाँ पे जो 2 नेशनल एंथम बजाए गए उसमें आपके पास पहला जो वाइट लोग थे वो क्या गाया उन्होंने, वो था नेकोसी सेकेले ए अफ्रीका, नेकोसी सेकेले ए अफ्रीका एंड ब्लैक्स। और जो काले लोग थे उन्होंने कौन सा गाना गाया, नेशनल एंथम गाया, डाइस्टेम, वो पुराना है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, पुराना। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, उस समय किसी भी ग्रुप को जो एंथम गाया जा रहा था उसके जो लिरिक्स हैं वो मालूम नहीं थे, अच्छे ढंग से मालूम नहीं थे उनको। डिस्पाइज्ड, कोई समय ऐसा था कि वे लोग क्या करते थे, उस नेशनल एंथम को एक नीची नज़र से देखते थे। They would soon know the words by heart, और एक समय ऐसा आएगा कि वो उन लफ्ज़ों को अच्छे ढंग से दिल से, by heart, दिल से उसको, उन लफ्ज़ों को याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. जिस दिन उद्घाटन होना था, जिस दिन इफ्तिताह होना था, उस दिन मैं काफ़ी गदगद था, काफ़ी खुश था मैं, ओवरवेलम्ड, बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा खुश था। अपनी जो हिस्ट्री थी उसको याद किया मैंने, मैं भर गया उस हिस्ट्री के साथ, वो हिस्ट्री मेरे अंदर घुस गई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी के पहला डिकेड जो था, पहली दहाई जो थी, A few years after the bitter Anglo-Boer War, कुछ साल बाद, जब आपके पास एंग्लो बोर वॉर हुई थी उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और जब मैं पैदा हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. जो सफ़ेद रंग के लोग थे, साउथ अफ्रीका के गोरे लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने काले भाइयों के साथ, काले लोगों के साथ एक कन्फ्लिक्शन पैदा कर दिया, एक झगड़ा पैदा कर दिया, पैच अप कर लिया, एक डिफरेंस बना लिया उन्होंने एक। और वो क्या था कि हमारी रेस जो है वो डोमिनेट है। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ क्या हुआ है, रेशियल डोमिनेशन, क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, रेशियल डोमिनेशन। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने डोमिनेशन बताई कि यानी गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बस झगड़े का सोर्स बन गया। वैसे भी कौन अच्छा है कौन बुरा है वो तो एक अलग बात है, और प्रकृति की भी बात है कि कौन काला है कौन गोरा है, लेकिन हम लोग अपने अंदर एक सिस्टम बनाए हुए हैं। हम अपने आप को ही ऊपर समझते हैं, और जो कोई दूसरा आदमी है उसको हम कभी भी ऊपर नहीं समझ सकते। उसकी वैल्यू क्या है उसको भी हम समझ नहीं सकते, उसको रिस्पेक्ट देनी है वो भी हम नहीं समझ सकते। ये हमारे अंदर एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, हर किसी के अंदर है। यहाँ पे भी डोमिनेशन क्रिएट हो गई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फॉर्मड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest, most inhuman societies the world has ever known। और उससे क्या होगा, ऐसी सोसाइटी, ऐसी खतरनाक, खराब,
अब समझिए कि संग दिल सोसाइटी क्रिएट हो गई जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इनह्यूमन, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मानवता थी ही नहीं। ऐसी सोसाइटीज़ बन गई। और जाहिर सी बात है, जब एक बार ये डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी तो वही पता होता है कि जो पिछले कर रहे थे शायद ठीक कर रहे थे, और हम भी जो करेंगे फिर उनको देख के करेंगे तो शायद हम भी ठीक ही करेंगे, ऐसा सोच के चलता है आदमी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी की आखिरी दहाई में, आखिरी दहाई यानी आखिरी 10 साल में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, और मेरे खुद का 8वीं दहाई है, यानी वो 80 साल के है। कितने? 80 साल के। 8 × 10 करोगे तो 80 आता है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, वो सिस्टम आज खत्म हो चुका है, उसको बदल दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह एक दूसरा सिस्टम आ गया है, दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सब लोगों के हक और आज़ादी को पहचानता है, समझता है, इज्जत देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनका स्किन का कलर कैसा क्यों नहीं है, उसको बिना देखे ही उन सबको उनके राइट्स को और उनकी फ्रीडम को इज्जत देता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ये दिन मालूम है कैसे है, बेतहाशा, ना जाने कितनी, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतनी सेक्रीफाइसेस हुई हैं, उतनी कुर्बानियाँ लगी हैं, उतनी कुर्बानियाँ लगी हैं इस सिस्टम को ओवरटर्न करने में। अब थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, कितने सारे हज़ारों की तादाद में मेरे लोग मतलब काले लोग, हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, उनकी जो सफरिंग्स हैं, जो उनको दुख दर्द हुए और जो उन्होंने हौसला दिखाया, उसको तो ना हम गिन सकते हैं, ना उसका हम सिला चुका सकते हैं। रिपेड लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जैसे आपने कुछ अच्छा किया तो उसका सिला क्या आपको मिलना चाहिए, वो नहीं हम कर सकते। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of, उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा, क्या लगा, ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, के जितने सारे पेट्रियट्स थे जो मुझसे पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उन सब को जोड़ोगे आप, उन सब का सम करोगे तो समझो मैं बचता हूँ, फिर एक मैं हूँ उन सब का सम। यानी ये निचोड़ निकाल रहे हैं कि वो सारे लोग सेक्रीफाइस करके ख़त्म हो गए, मैं आखिर में बचा और मैं उन सब का सम हूँ, मैं ही हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लाइन जो एक लंबी लाइन थी, एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, यही लाइन जो है वो लाइन ख़त्म ही हो गई और अब मुझसे शुरू हुई। देखिए इस लाइन का कितना ज़बरदस्त, वो लाइन ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अब सेक्रीफाइसेस दी थी, अब सेक्रीफाइसेस देनी बंद हो गई थी, अब नया सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया था। और शुरू किसने किया उसको, ख़त्म भी इसी से हुआ, ख़त्म भी मंडेला से ही हुआ और शुरू भी इनसे ही हुआ, क्योंकि ये लास्ट आदमी थे। I was pained that I was not able to thank them, मुझे बस इस चीज़ का दुख था, इस चीज़ का दर्द था कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और सबसे बड़ी बात कि वो ये नहीं देख पा रहे थे, टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनकी कुर्बानियों ने क्या रंग लाया है, उनकी कुर्बानियों ने क्या फल प्राप्त किया है।
ये यहाँ पर जो लफ्ज़ है रॉट का मतलब होता है गेट, हासिल करना, प्राप्त करना। उन सेक्रीफाइसेस ने क्या प्राप्त किया? वही उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, उस पॉलिसी को बोलते हैं अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स हो गया नस्ल व रंग के बेस पर किसी के साथ भेदभाव करना। अपार्थीड होता है हमारे यहाँ भी, तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर होता है। दुनिया की हर जगह पे अभी भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर लार्ज सेंस से देखेंगे, ज़्यादा बड़े उससे देखेंगे तो ये सिस्टम आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन छोटे छोटी जगहों पे कहीं कहीं ये हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री। और जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, भेदभाव की जो पॉलिसी थी, इसने एक गहरा और लंबा और ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म क्रिएट कर दिया मेरे मुल्क में और मेरे लोगों में। कंट्री एंड माई पीपल, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स if not generations recovering from that profound heart। मैं तो कहता हूँ कि हम में से हमें पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे, अगर नस्लें, बड़ी सारी नस्लें ना लगी, बड़ी सारी जनरेशन्स नहीं लगी, लेकिन कितने ही साल लग जाएंगे इन ज़ख्मों को भरने में, इन ज़ख्मों से रिकवर होने में। बट द डिकेड्स ऑफ profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect। अब देखिए ये लफ्ज़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे दोबारा से इस लाइन को पढ़ेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ प्रोफाउंड ऑपरेशंस, इतने सारे जो दहाइयाँ हुई जिसमें जुल्म हुए, इस्तेसाल हुआ, ब्रूटलिटी हुई, उसका एक दूसरा पहलू है, एक अनइंटेंडेड, ना चाहते हुए भी एक ऐसा असर पड़ा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा, अनइंटेंडेड, जिसको आप चाहो ना। एक होता है इंटेंडेड, आप अपनी इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो, ये अनइंटेंडेड था, ठीक है। और उस जुल्म की वजह से, उस इस्तेसाल की वजह से कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, देखिए मालूम हो कितनी कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हो गई। द ओलिवर टैम्बू, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथिलस, द यूसुफ डैरस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्विस, है ना। मतलब कितने सारे ही नाम हैं ये, जिन लोगों ने इकट्ठे होके इस अपार्थीड की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई की। ऑफ ओवर टाइम्स मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और ऐसे लोग पैदा हुए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला था, हिम्मत थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हौसला था, विजडम, अक्लमंद थे वो लोग, एंड जीनियरोसिटी, और जीनियस भी थे वो, जीनियरोसिटी भी थी उनके अंदर, बहुत समझदार लोग थे वो। एंड दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं हो सकते, ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं हो सकते। क्यों? अब आगे देखिए क्या कहते हैं। Perhaps it required such depths of oppressions to create such heights of characters। क्योंकि ऐसे ऐसे करेक्टर्स को बनाने के लिए ऐसा इस्तेसाल या इतना जुल्म होना ज़रूरी है। देखिए कैसे लफ्ज़ यूज, मतलब कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने और ज़बरदस्त किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए ऐसा होना ज़रूरी था। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स। मेरे कंट्री जो उसके अंदर बड़े सारे मिनरल्स हैं, अमीर है वो, और बड़े सारे हीरे मोती भी हैं जो धरती के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे सब एक ही बात का पता है कि इसकी सबसे बड़ी दौलत जो है वो क्या, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। वो बहुत फाइन है, बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, ऐसे उसके मोती भी नहीं होते, उसके डायमंड्स भी नहीं होते, हीरे भी नहीं ऐसे। उन हीरों से बढ़कर मेरे देश के लोग हैं।
It's from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन लोगों के जिन लोगों के उन्होंने नाम पीछे बताए हैं, उन सब लोगों को कॉमरेड्स, वो जो सारे कॉमरेड्स हैं वो सारे सिपाही थे उस लड़ाई के, आगे ले जाने वाले लोग थे, उन सब से मैंने हौसला सीखा, हिम्मत सीखी. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. और मैंने कितने ही देखा उस समय आदमी और औरतें जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आइडिया के लिए दे दी, अपनी पूरी लाइफ जो इस चीज़ के लिए निछावर कर दी. कितनी ही औरतें और कितने ही मर्द उन्हें अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए दे दी, अपने आप को दांव पे लगा दिया. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing strength and resilience that defies the imagination. मैंने कितने ही लोग देखे हैं, मर्द और औरतें, जो खड़े हो गए, किसके, जो उनके ऊपर हमले होते थे उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, जो टॉर्चर होता था, जुल्म होता था उनके ऊपर, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए. ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ, और वो ताकत दिखा रहे थे, हिम्मत दिखा रहे थे, रेजिलियंस दिखा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, उनका बाधी से मुकाबला कर रहे थे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिससे आपका जो नज़रिया है, जो सोच थी, जो इमेजिनेशन थी, वो और भी बढ़ती गई. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा कि जो करेज है, जो हौसला है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपके अंदर डर नहीं है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है आपके अंदर, बट द ट्रिम्फ ओवर इट. लेकिन उसके ऊपर क्या है, जीत है. यानी कहने का मतलब बहादुरी ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो ना, आप डरते हो लेकिन आप डर के ऊपर जीत पाते हो. द ब्रेव मैन not he is not he who does not feel afraid. ब्रेव वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, but he who conquers that fear. लेकिन वो है जो उस डर को भगा लेता है, उसके ऊपर हुकूमत कर लेता है, उसको काबू कर लेता है. यानी ब्रेव बंदा जो है वो है जो डर के ऊपर काबू पा लेता है, यानी डर के आगे जीत. कहने का मतलब यह है कि कोई बोलेगा कि नहीं यार मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं डरता नहीं. डर आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन डर के ऊपर आपको काबू पाना है, तो समझो आपकी जो है वो जीत पक्की है. नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो दूसरे आदमी से नफरत करे. यानी जब आदमी पैदा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको ये शुरू से ही पता है कि मुझे इससे नफरत करनी है. नहीं, कभी नहीं, नेवर. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उसका स्किन के कलर से, इसका स्किन का कलर ऐसे नफरत करो, इसकी बैकग्राउंड ऐसी, इससे नफरत करो, ये इसका रिलीजन ऐसा, इससे नफरत करो. कभी नहीं, ऐसा नहीं होता. ये भी ज़बरदस्त कह रहे हैं वो कि आदमी जब पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही ये ज्ञान नहीं होता कि मुझे इससे नफरत करनी क्योंकि इसके स्किन का रंग जो है वो वाइट है या फिर ब्लैक है, या इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से है, या ये किस रिलीजन से है. ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन होता क्या है फिर? पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को नफरत करना आना चाहिए, लोगों को नफरत करना आना चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव. उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. ज़बरदस्त बात कह रही हूँ कि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes naturally to the human heart, then its opposite. क्योंकि प्यार जो है वो आदमी के दिल में जल्दी आता है,
नफरत उतनी जल्दी नहीं आती। प्यार आदमी के दिल में बहुत जल्दी से उमड़ जाता है, लेकिन नफरत जो है आपके दिल में उतनी जल्दी नहीं भरती। कमाल की बात है ये। इवन इन द ग्रीमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मेरी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल दुख वाले लफ्ज़ का यूज़ किया है इन्होंने, ग्रीमिस्ट, बहुत दुख दर्द वाले मौके जो थे मेरी ज़िंदगी में, जेल के अंदर जब मैं था, उस समय क्या होता था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे कॉमरेड्स को क्या किया गया था, जेल में डाला गया था। पुश्ड टू अवर लिमिट्स यानी हमें जेल के अंदर डाल दिया गया था। उस समय क्या हुआ, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मुझे थोड़ी सी क्या दिखती थी उनको, थोड़ी सी चमक दिखती थी। ग्लिमर होता है चमक दिखती थी कि जब मुझे और मेरे साथियों को जेल के अंदर डाला गया और पुश टू अवर लिमिट्स यानी हद से ज़्यादा, हद यानी खूब जुल्म किए गए हमारे ऊपर, उस समय मुझे थोड़ी सी चमक दिखाई देती थी इंसानियत की। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड होते थे वहाँ पे जो जेल के अंदर, उनके अंदर भी मुझे थोड़ी सी भी इंसानियत की मुझे झलक दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, हो सकता है वो एक सेकंड के लिए ही झलक हो, इतनी सारी ही थी लेकिन मुझे दिखाई देती थी। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, इससे क्या होता कि मेरे अंदर और हिम्मत बढ़ती और मैं आगे बढ़ने की सोचता, इससे मुझे और दिलासा मिलता, एक और हिम्मत मिलती, एक और भरोसा मिलता, और मैं अपनी तहरीक को अपनी जो तहरीक है उसको आगे लेने की सोचता। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। देखिए ये भी एक ज़बरदस्त बात है। कहता है कि इंसान की इंसानियत या इंसान की अच्छाई जो है वो एक फ्लैम की तरह है, एक बाती की तरह है, एक मशाल की तरह है, जिसको आप छुपा तो ज़रूर सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, एक्सटिंग्विश्ड, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इंसान के अंदर, आदमी के अंदर जो अच्छाई है वो कूट कूट के भरी है, वो ज्योति जो है वो जलती रहती है अच्छाई की। हाँ, इतना हो सकता है कि उसके ऊपर पर्दा पड़ सकता है, उसको छुपाया जा सकता है, उसकी अच्छाई को वो अच्छाई को बाहर नहीं लाएगा, छुपी रहेगी मतलब, लेकिन आप उसको बुझा नहीं सकते। कभी ना कभी एक ना एक समय जो है वो बाहर आएगी ही आएगी, और वो डेफिनेट आती ही आती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे कोट्स और कितना अच्छा अपने विचार है उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किए हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कहता है ज़िंदगी के अंदर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। ट्विन मीन्स टू, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो अपना परिवार के लिए, उसमें आपके बच्चे आएंगे, आपके माँ बाप आएंगे, आपकी बीवी आएगी, और एक दूसरी होती है अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए। दो किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं, आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए और अपनी बीवी के लिए, और दूसरी होती है अपने लोगों के लिए, समाज के लिए और मुल्क के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। In civil and humane society, अगर हम इस समाज के तई बात करेंगे, जो जिम्मेवारी है हमारे पास सिविल और समाज, इंसानी समाज की बात करेंगे, तो हमारे पास जो अपने इंक्लिनेशन, कहता है इंक्लिनेशन लफ्ज़ क्या यूज़ किया इसने, इस सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर
और अपने जो ऑब्लिगेशन हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनको आप कैसे पूरा करते हो, जिस तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है, इंक्लिनेशंस, झुकाव की साइड ज़्यादा है, उस हिसाब से आप उनको पूरा करते हो। जब आपको लगे कि आपका झुकाव जो है वो आपके फैमिली की तरफ ज़्यादा है, तो आप ज़ाहिर सी बात है उसी तरफ चलोगे। जब आपको लगे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आप उसी तरफ करोगे। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव की साइड है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज, और फिर ऐसा मुल्क साउथ अफ्रीका के जैसा जहाँ पर ऐसा आदमी जिसने कोशिश की, अटेम्प्ट की मतलब कोशिश की एक इंसान की तरह रहने की, वॉज पुश्ड एंड आइसोलेटेड, पनिश्ड, उसको पनिश कर दिया जाता था। क्या किया जाता था? उसको पनिश किया जाता, उसको सज़ा दी जाती थी और अलग भी कर लिया जाता था, अलग कर लिया जाता था, यानी जेल में डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy as rebellion. साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था? ऐसा आदमी जो उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहता था, उसको इनविटेबली होता है ज़रूरी तौर पर, ज़रूरी नेसेसरली क्या करते थे? रिप्ड कर देते थे, अलग कर देते थे, ज़बरदस्ती हटा देते थे, अलग कर देते थे उसकी फैमिली से, और उसको ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था जो बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग होती, दूर होती। अब यहाँ पे इसने लफ्ज़ यूज़ किया ट्विलाइट, यानी मध्यम फीकी एग्जिस्टेंस मिलती उसको, उसकी जो वजूद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, नहीं उसकी ज़िंदगी ही अलग हो जाती, कैदी बना कर रखा जाता, उसको अलग करके रखा जाता, और उसकी लाइफ जो सी एक सेक्रेट लाइफ हो जाती। लिखा ना, सीक्रेट लिखा है यहाँ पर, है ना, सीक्रेसी में रखा जाता, और उसको वो फिर रिबेलियन का शक्ल भी ले लेती थी। वो रिबेलियन क्या होती है? बगावत की शक्ल ले लेती वो फिर। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा, मुझे लगा मेरी फैमिली ही सब कुछ है, मुझे यही सब है, मेरे लोग मुझे कुछ भी नहीं है। बट इन अटेम्प्टिंग टू serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. और फिर वो कहता है कि जब मैं ये सब कर रहा था, एक अच्छा इंसान बन के रहने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी जिम्मेदारियां थी कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं, एक अच्छा भाई बनूं, एक अच्छा बाप बनूं और एक अच्छा हस्बैंड बनूं, उन चीज़ों से मुझे क्या किया जाता था? प्रिवेंट किया जाता था, रोका जाता था वो सब करने के लिए, यानी ये सब मैं नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ, यानी मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था, मैं हर तरफ से आज़ाद ही पैदा हुआ था। एवरी वे दैट आई कुड नो, जो मैं अभी तक जानता हूँ। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ के घर के आसपास खेतों में दूर तक दौड़ता, चक्कर लगाता, घूमता। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, नदी के अंदर तैरता, उसमें मुझे कोई नहीं रोकता। दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और जो नदी मेरे गांव में से गुजरती उसमें मैं तैरता, और साथ में मिलीज़। ये मिलीज़ किसके लिए बोला गया? मक्की होती है ना, मक्की की फसल, मेज़ जिसको बोलते हैं, उसको मिलीज़ बोला गया। वो हम रोस्ट करते मतलब खाते, भून के खाते उनको, एंड और राइड करते ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बैलों की पीठ पे हम सवारी भी करते थे। ये सब मेरे लिए था, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, जब तक मैं अपने पिताजी की हर बात को मानता गया, ओबे करता गया, और जो मेरे
जो अपने ट्राइब है मेरे, उनकी जो कस्टम्स है, उनके रस्म रवाज जो है, उनको मैंने माना है, बाइट किया, उसके तही मैं वफादार रहा, तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। मुझे तो किसी कानून ने कोई मना नहीं किया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तभी मुझे उसी दौरान ये पता लगा कि जो मेरी बचपन की आज़ादी है वो एक इल्यूजन थी। वो एक क्या था? एक इल्यूजन था, वो एक वहम था, एक वो ख्याल था, एक सिर्फ एक सोच ही थी, वो सच में नहीं थी। डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। मुझे ऐसा पता लगा कि मेरी आज़ादी मुझसे तो छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मुझे उसके बारे में सूझा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरू में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जो ट्रांजिटरी, थोड़ी सी हल्की सी फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं। ट्रांजिटरी लफ्ज़ यूज़ हुआ ना, ट्रांजिटरी जो आपके पास वो हो, क्या बोलते हैं, पक्की ना हो, ठीक है ना, जो पक्की ना हो, आर्जी जिसको बोलते हैं, ऐसी फ्रीडम चाहता थी मेरी। एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात भर घर से बाहर रहूँ। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मर्जी वो पढ़ूँ। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाऊँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ लिविंग ए डिग्निफाइड लाइफ। जब मैं थोड़ा जवान हो गया, जोहान्सबर्ग की बात है, उस टाइम मैं तरसने लग गया। क्या होने लग गया? मैं तरसना शुरू हो गया। yearned लफ्ज़ यूज़ किया इसने, कि मेरे लिए भी कोई एक इज़्ज़तदार और शानदार ज़िंदगी हो। देखा ना, इसने डिग्निटी लफ्ज़ यूज़ किया है इसने, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। बट देन आई स्लोली सी दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये पता लगे सिर्फ मैं ही ऐसा आदमी नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं है, बल्कि मेरे और दूसरे भाई बहन जो हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी जो है उसको curtail नहीं किया गया, उसको ही नहीं रोका गया, उस पर ही लगाम नहीं लगाई गई है। curtail करना होता है कम कर देना, ठीक है, उसी को कम नहीं किया गया, उसी को नहीं रोका गया है। सिर्फ मेरी ही आज़ादी को नहीं रोका गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। जैसा मैं दिखाई देता हूँ, मेरी तरह जैसे भी लोग दिखाई देते हैं, उन सब की आज़ादी को क्या कर लिया गया था? रोक लिया गया था, curtail कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट्स व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तब जो मेरी खुद की आज़ादी की भूख थी वो उतनी रही कि जितनी मैंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। यानी मेरी जो आज़ादी की भूख उतनी रही जितनी मेरी भूख जो है आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। ये तो वही ख्वाहिश थी आज़ादी की मेरे लोगों के लिए जो डिग्निटी के साथ रह पाए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, जिसने मुझे चेंज कर दिया। ए फ्राइटन्ड मैन, एक डरपोक आदमी से, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर आदमी। यानी मुझे एक डरपोक था मैं, और डरपोक से मैं एक बहादुर आदमी बन गया। दैट ड्रू ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड। जिसने क्या किया, उन हालात ने क्या किया कि एक कानून को मानने वाला आदमी जो है, लॉ अबाइडिंग होता है कानून को मानने वाला, और अटॉर्नी तो वकील को बोलते हैं, लेकिन हाँ, कानून को मानने वाले, कानून की रक्षा करने वाले को एक क्या बना दिया? मुजरिम बना दिया, एक मुजरिम बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिससे क्या हो गया, एक अपनी फैमिली को प्यार करने वाला हस्बैंड जो है वह क्या बन गया आपके पास? एक ऐसा आदमी बन गया जिसका घर नहीं था। ए मैन विदाउट ए होम, ऐसा आदमी जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, जिससे
ज़िंदगी को प्यार करने वाला आदमी कि उसको आराम से ज़िंदगी जीनी है, उसने क्या किया, अपने आप को एक मंक की तरह रहना पसंद किया, एक साधु की तरह रहना शुरू किया। आई एम नो मोर विचुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन नेक्स्ट मैन। मैं कोई इतना बड़ा विचुअस नहीं, भला या बड़ा अच्छा नहीं, ये ज़्यादा ही मैं ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करता हूँ किसी के लिए, ऐसा नहीं है। आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैं उतनी पुअर जो तक आज़ादी है उसको भी इंजॉय नहीं कर सका। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तब मुझे पता चला कि मेरे लोग जो है वो फ्री नहीं है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। फ्रीडम जो है वो कैसी होती है, इंडिविजुअल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रीडम जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। सही बात है, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रीडम को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल है, उसको तकसीम नहीं कर सकते ना, हर एक में अलग अलग तेरी वो वाली फ्रीडम, तेरी वो वाली फ्रीडम नहीं, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। यानी मेरे एक आदमी के ऊपर पाबंदी लगाना, चेन मतलब जंजीरें डालना, एक आदमी के ऊपर बेड़ियाँ डालने का मतलब है मेरी सारी कौम के ऊपर बेड़ियाँ पड़ गई। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो चेन मेरे लोगों के ऊपर जो चेन थी वो सारी समझो मेरे ऊपर थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ओप्रेस्ड। जो ओप्रेसर होता है उसको भी क्या कर देना चाहिए, लिबरेट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जुल्म करने वाले को आज़ाद करने की इतनी ही ज़रूरत होती है कि जितना जुल्म सहने वाले को। यानी जो जुल्म करता है उसको तो आपको अलग ही कर देना चाहिए, लेकिन जो जुल्म सहता है उसको भी आज़ाद कर देना चाहिए। यानी जुल्म करो मत, लेकिन जुल्म सहो भी मत। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ प्रिजनर ऑफ हेटेड। ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की ज़िंदगी को, उसकी आज़ादी को छीन लेता है, उस आदमी को नफ़रत का हकदार होना चाहिए, उससे नफ़रत ही होनी चाहिए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। ऐसा आदमी जो है वो तासब और तंग नज़री होती ना, नैरो माइंडेडनेस। और प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रिजुडाइज होता है जैसे आप जो कहोगे वही ठीक है। कितनी बारी आपने देखा होगा कि एक पेरेंट्स होते हैं, अगर उसका बेटा कुछ भी कर जाए तो वो कहता है नहीं मेरा बेटा ही ठीक है, शायद वही ठीक है। अपने मुल्क की तरह ही अगर बात करोगे, अपने मुल्क में अगर थोड़ी सी भी कोई इशू दूसरे मुल्क से अगर हम थोड़े अच्छे नहीं भी हैं किसी मामले में अगर, तो हम कहीं बोलेंगे नहीं हम ही ठीक है, क्योंकि हमें प्रिजुडाइज है। होना चाहिए प्रिजुडाइज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नैरो माइंडेडनेस जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए। प्रिजुडाइज का भी आपको फिर भी देखना है इधर उधर कि क्या सही है क्या गलत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं तब तक पूरी सही ढंग से आज़ाद नहीं हूँ जब तक मैं किसी दूसरे की आज़ादी ले रहा हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। हाँ, इसी तरह से मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जैसे जब तक मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। यानी मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं यकीनन आज़ाद नहीं रहूँगा ना, ठीक है ना, मैं आज़ाद नहीं रहूँगा। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। जालिम और जुल्म करने वाला दोनों बराबर तौर पर इंसानियत से दूर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, ऑप्रेसर जो जुल्म कर रहा है, यानी मजलूम और जालिम
मजलूम और जालिम, यानी जिसके ऊपर जुल्म हुआ है और जो जुल्म कर रहा है, वो दोनों जो हैं इंसानियत से दूर हो जाते हैं। रब्ट का मतलब लूट लेने, यहाँ पे लूटना तो नहीं बनेगा, लेकिन वो दोनों इंसानियत से दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज है वो आप खुद ही देखेंगे, लेकिन अपार्थाइड की जो पॉलिसी है इसके ऊपर आपने ऐसे जो है वो अपने आप से लिखने की कोशिश करनी है। चलिए, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले लेसन में दोबारा से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।